उनका अध्यापक भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बालक इतनी कम उम्र में ऐसा बोल रहा है। लाखों हैं दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता। उनकी मृत्यु की कहानी को मैं आज आपको बताता हूँ और उनका खून बहता रहता है। बीबी मलिक के आंखों में आंख मिलाकर बहादुरता पूर्वक कहती हैं, रेजिमेंट के शहीद हुए एक एक वीर सपूतों का बदला दुश्मनों से लेंगे। जय हिंद। मैं विशाल त्रिपाठी अभियंता फौज आज़ाद हिंद। बात करते हैं राष्ट्रहित की। राष्ट्रहित की उसी कड़ी में हम बात करेंगे आज अपने उस पराक्रम सीरीज की। हमने आपसे जिसके लिए वायदा किया था, हम उन 527 वीर सपूतों की वीर गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी कड़ी में आज मैं आया हूँ अपने दूसरे वीर सपूत के बारे में, जिनका नाम है कैप्टन हनीफुद्दीन वीर चक। कैप्टन हनीफुद्दीन की कहानी तो बहुत ही कठिनाइयों से भरी रही है और आशा करता हूँ आप लोग इसे सुनेंगे। कैप्टन हनीफुद्दीन की माता हिंदू थी जिनका नाम था मिसेस हेमा, और वो एक क्लासिकल डांसर थी, और उनके पिता एक मुसलमान थे जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थे। दोनों ने शादी करी और उनसे जन्म हुआ 23 अगस्त 1974, 23 अगस्त 1974 को हनीफ का। और हनीफ बचपन से ही भारतीय सेना को लेकर बहुत उद्यत रहते थे। उन्हें बहुत आकर्षित करती थी भारतीय सेना की पोशाक, ऐसा उन्होंने बाद में बताया। धीरे धीरे हनीफ की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और हनीफ के पिता का असामयिक निधन हो गया। तब से उनकी माता मिसेस हेमा अजीज ही उनकी देखभाल करती थी। उनका सब कुछ उनकी माँ के हाथों में था। उनकी माता उनके लिए गार्जियन थी। और हनीफ के विद्यालय में एक बार एक वाकया हुआ, वो वाकया मैं आपको बताता हूँ कि विद्यालय में एक स्कीम आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जिनके पास पिता नहीं हैं उनके लिए निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी विद्यालय की तरफ से। हनीफ ने यह बात आकर अपनी माता मिसेस हेमा अजीज को बताई। उनकी माता ने हनीफ की बात को बहुत गौर से सुना और उसके बाद उन्होंने कहा, हनीफ लिसन माय वर्ड केयरफुली। इस बात को अब ध्यान से सुनिएगा। उनकी माता का क्या उत्तर था। She had told him to refuse it, saying, "Tell your teacher that my mother earns enough and can afford to buy my uniform." उन्होंने हनीफ से कहा, कल अपने विद्यालय में जाना और अपने अध्यापक से यह बोलना कि सर, मेरी माता पैसा कमाती हैं एंड शी कैन अफोर्ड माई यूनिफॉर्म। और हनीफ ने एग्जैक्टली वही बात अपने अध्यापक को अगले दिन बताई। अध्यापक भी शर्मसार हो गया उनकी माता की बात को सुनकर। और उनकी माता और कहती हैं, सिंस आई एम अर्निंग, you are not entitled to that free uniform because your mother earns. She told her wide-eyed son who knocked and told his teacher what his mother had said. और उन्होंने एकदम उसी पंक्ति को अपने अध्यापक के सामने दोहरा दी। उनका अध्यापक भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बालक इतनी कम उम्र में ऐसा बोल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हनीफ की उम्र बढ़ती गई। हनीफ की यूजी पूरी हुई, अंडर ग्रेजुएशन हनीफ का हुआ। उसी दौरान हनीफ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो कि यूपीएससी पेपर ऑर्गेनाइज कराता है, उसके लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया और वो पेपर में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद हनीफ का एसएसबी आया, सर्विस जो कि एक इंटरव्यू होता है 5 दिन का। उनका एसएसबी सेंटर अलॉट हुआ प्रयागराज, इलाहाबाद अलॉट हुआ था उस समय। वर्तमान में प्रयागराज बोर्ड है। 34 एसएसबी में उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और उसके हनीफ के साथ उनके 4-5 दोस्त गए हुए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए कि हनीफ ही केवल उस इंटरव्यू को पास करने में सफल हुए। और आईएमए ज्वाइनिंग की उनकी एक स्टोरी है, क्योंकि हनीफ ने आर्मी के लिए क्वालिफाई किया था, तो उनकी ज्वाइनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर्मी के लिए हुई, क्योंकि उन्होंने
आर्मी अडॉप्ट करी थी तो उनकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होनी थी। उसके लिए भारतीय सेना अकादमी की तरफ से एक ऑफर लेटर आता है, इस पर आपको अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। और इस अनुमति का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ जो उनके माता मिसेस हेमा अजीज और हनीफ के बीच में होता है। हनीफ was 22 when he came to his mother with indemnity bond. She would have to sign before he joined the Indian Military Academy. When I started reading it, he said, पढ़ क्यों रही हो, बस साइन कर दो ना। हनीफ अपनी माता से कहते हैं कि why you are reading, just sign it. Mrs. Hema Aziz recollects Hanif's words and she said, when I told him that I wanted to know what document I was signing, he said, it's a bond that says you will not get nothing if something happens to me during the training. हनीफ ने अपनी माता को बताया कि ये वह बॉन्ड है जिस पे आप इसलिए साइन कर रही हैं कि यदि हमारे साथ कुछ ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान कुछ हमारे साथ कुछ घटना होती है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हनीफ की माता का प्रत्युत्तर इस बात पे आता है कि इट्स योर ड्रीम टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, आई विल नेवर स्टॉप। क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा सपना है कि तुम भारतीय सेना में सेवा दो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूं। इस दौरान उनके पास कंप्यूटर फर्म से भी एक ऑफर था, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया बिकॉज ही हैव नाउ बेटर दैन दिस कंप्यूटर फर्म। और हनीफ को अलॉट होती है 11 राजपूताना राइफल्स, जिसका वार कराई है राजा रामचंद्र की जय। हनीफ को यही रेजिमेंट अलॉट होती है। हनीफ इसमें सर्व करना शुरू करते हैं। उस समय हनीफ की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 23.5 साल रही होगी जब उनकी पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग। तो एक बार उनका आमना सामना मेस में होता है अपने कर्नल से, कर्नल भाटिया से, क्योंकि अफसर्स मेस में सारे अफसर्स एक साथ ही खाना खाते हैं। तो उस दौरान उनके साथ हुआ है कि कर्नल भाटिया हनीफ से कहते हैं कि जा यार तू भी इनको कुछ सुना दे, गो ऑन सिंग समथिंग फॉर देम। कर्नल भाटिया सेज टू हनीफ। तो हनीफ मुस्कुराते हुए कहते हैं राइट सर। वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को एक बेंच पे रखते हैं एंड बैंड को उठाते हैं और चलते हैं स्टेज पे जाने के लिए। फिर कर्नल भाटिया और सब लोग हनीफ को देखने लगते हैं। हनीफ शुरू करते हैं अपना गाना कि लाखों हैं दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता। हनीफ ने यही गाना गाया उस दिन मेस में कि लाखों हैं दिल वाले मगर प्यार नहीं मिलता। एंड हनीफ की आवाज़ बहुत सुंदर थी और वो काफ़ी अच्छा गाना गाते थे। सब लोग बहुत पसंद हुए कि हनीफ इतना अच्छा गाना गा लेते हैं। एंड लास्ट में कर्नल भाटिया कहते हैं कि तूने तो आज बड़े फैंस बना लिए मेरे सिंगर सोल्जर। यू एक्वायर्ड मेनी फैंस दिस इवनिंग माई सिंगर सोल्जर, ही सेज लुकिंग फॉन्डली एट हिज ऑफिसर। उसके बाद कर्नल भाटिया जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे, 4 व्हीलर में बगल में थे, हनीफ गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते वो लोग अपने बेस पर फिर से पहुंचते हैं। और उसी के 1 महीने बाद, 1 महीने से कम का ही समय रहा होगा, कैप्टन हनीफुद्दीन अपने प्राणों को इस भारत माता को समर्पित कर देते हैं, भारत माँ की अस्मिता के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए। सोचिए ऐसे वीर सपूत हैं हमारे यहाँ। और उनकी मृत्यु की कहानी को मैं आज आपको बताता हूँ। उनकी बॉडी 43 दिन तक 43 डेज द श्योक रिवर, जिसको मृत्यु की नदी भी कहलाता है, उस टर्टक ग्लेशियर में उनकी बॉडी 43 दिन तक दबी रहती है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक दिन किसी को बर्फ में रख दिया जाए वो कैसे रहेगा। उनकी बॉडी 43 दिन तक उस असहनीय पीड़ा को सहती रही और ऐसी असहनीय पीड़ा को सहकर उनकी मृत्यु 0.5590 जो कि एक रेंज का पॉइंट था, जो कि हमारे समुद्र तल से 18,340 फीट की ऊंचाई पर है। उस पॉइंट को पाकिस्तान ने, LOC वाले पॉइंट को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, क्योंकि इन लोगों को ये बात पता थी। लेकिन तब भी हनीफ ने अपनी टुकड़ी ली। इनकी टुकड़ी में थे नायब सूबेदार मंगेज, राइफलमैन परवेज और काफ़ी 4-5 लोग थे, सिपाही थे, लेकिन मुख्यतः ये 3 लोग थे। ये लोग गश्त लगाने के लिए जाते हैं और हनीफ डायरेक्ट दुश्मन के रेंज में आ जाते हैं। दुश्मन इनके ऊपर सीधे भयानक फायर शुरू कर देता है
और ऑन द स्पॉट नायब सूबेदार मंगेश शहीद हो जाते हैं। राइफलमैन परवेज को गोली लगती है। कैप्टन हनीफुद्दीन उनको कवर करने के लिए जाते हैं, तभी उनके पैर में भी गोली लग जाती है और भारत माता का ये पुत्र घुटनों पर आ जाता है। लेकिन तब भी वो अपने अंतिम श्वास तक दुश्मनों से लड़ते हैं, दुश्मनों से लोहा लेते हैं और उनका खून बहता रहता है। खून बह जाने के कारण उनकी बॉडी भी निष्क्रिय हो जाती है। He feels a suffocating tightness in his chest. He can sense that life is ebbing away. His vital organs are shutting down. He closes his eyes and waits for the pain to end. Cold winds lash his body, but Hanif cannot feel anything anymore. His breathing slows down, finally stops. Hanif dies. 25-year-old, hundreds of miles from home and loved ones. 25 साल की उम्र में हनीफ वीरगति को प्राप्त होते हैं उस 18,340 फीट की ऊंचाई पर 5.5590 को जीतने के लिए। सोचिए, ऐसी दुर्दांत मृत्यु होती है हमारे शहीद की। उसके बाद उस समय के जो जनरल थे, जनरल वीपी मलिक, जनरल वीपी मलिक उनकी माता मिसेस हेमा जी के घर को जाते हैं और जो कि उनका घर मयूर विहार अपार्टमेंट दिल्ली में था, और उनकी माता से कहते हैं सॉरी, बॉडी कुड नॉट बी रिट्रीव्ड बिकॉज द एनिमी वाज फायरिंग कॉन्स्टेंटली। शी मेट हिज आईज ब्रेवली एंड सेड। ये पंक्ति आप ध्यान से सुनिएगा। जब जनरल वीपी मलिक उनकी माता से कहते हैं कि हम उनकी बॉडी को लाने में सक्षम नहीं हुए क्योंकि शत्रु लगातार भयानक फायरिंग कर रहा है, उनकी माता जनरल वीपी मलिक के आंखों में आंख मिलाकर बहादुरतापूर्वक कहती हैं, She did not want another soldier to risk his life to get her son's body back. वो किसी भारत माता के दूसरे सपूत को अपने पुत्र की बॉडी लाने के लिए उनकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। After the war is over, I would like to go and see where he died. लेकिन जब युद्ध समाप्त होगा, मैं उस स्थान पर, मैं उस 18,340 फीट की ऊंचाई पर, मैं उस 0.5590 पर जाना चाहती हूँ जहां पर मेरे पुत्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जनरल मलिक assured her that she would be able to. जनरल मलिक उन्हें आश्वासन देते हैं कि मेरी तरफ से आश्वासन है कि आपको जाने के लिए पूर्ण व्यवस्था की। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो चूंकि हनीफुद्दीन को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था और वो उस समय युद्ध में वीरगति को भी प्राप्त हुए थे, तो भारत सरकार की तरफ से हनीफुद्दीन की मां को कुछ दिया जाता है। उस पंक्ति को आप सुनिएगा। Nearly a decade later, she refused the gas agency that was offered to her by the central government as a Kargil martyr's mother. जो कि हनीफ की माता कारगिल शहीद की माता थी, तो भारत सरकार की तरफ से उनको एक गैस एजेंसी का ऑफर आता है, लेकिन उनकी माता इस ऑफर को नकार देती। कहती हैं, she was a musician and would not be able to run it. Since it was in Hanif's name, she did not think it would be right on her part to pass it on to someone else to run. उनकी माता इस ऑफर को मना भी करती हैं और यह भी कहती हैं कि चूंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, और मैं आपसे यह भी आग्रह करूँगी कि यह कृपया किसी को ना दिया जाए क्योंकि यह हनीफ के नाम पर है। यह हिंदुस्तानी सेना को प्रदान किया जाए, कैप्टन हनीफ के नाम पर है, किसी को न दिया जाए। यह बात सुनकर वहाँ पर बैठे लोग के आंखों में आंसू आ जाता है कि उनकी माता कितनी बहादुर थी। उन्होंने बचपन से ही हनीफ के हर पल में, हर क्षण में उनके पिता के मृत्यु के होने के बाद साथ दिया और लगातार हनीफ के साथ खड़ी रही, और आज उनके बेटे ने उनके लिए ऐसा मुकाम बनाया कि आज हनीफ की माँ को और कैप्टन हनीफुद्दीन को पूरी दुनिया जान रही है कि उनके पास भी एक वीर सपूत था। क्योंकि
मैंने आपको जैसे बताया कि अंत में कि उनकी बॉडी लगातार 43 दिन तक बर्फ में दबी रही और कर्नल भाटिया ने बहुत प्रयास किया अपने सैनिकों के साथ, उनकी बॉडी नहीं ला सके। फायरिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। इन लोगों ने मिलकर एक ऑपरेशन अमर शहीद लॉन्च किया और उस ऑपरेशन अमर शहीद में कर्नल भाटिया ने उस टास्क को खुद अपने हाथ में लिया और उसके दौरान उन्होंने अपने कुछ टीम बनाई। टीम में उनके जो लोग थे, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। कैप्टन एस.के. धीमान, मेजर संजय विश्वास राव, लेफ्टिनेंट आशीष भल्ला, हवलदार सुरेंद्र, राइफलमैन धर्म। ये सब जंगपाल ग्लेशियर के 6 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं जहाँ पर हनीफ शहीद हुए थे। और ऑपरेशन हनीफ में हुआ, ऑपरेशन अमर शहीद में हुआ। ऑपरेशन हनीफ और अमर शहीद में होता क्या है कि परवेज की बॉडी, राइफलमैन परवेज की बॉडी और कैप्टन हनीफुद्दीन की बॉडी को निकाल लिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सूबेदार मंगेश की बॉडी नहीं बनती और उन लोगों की बॉडी को लाया जाता है। फिर ये लोग पुनः ऑपरेशन अमर शहीद लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन अमर शहीद में कैप्टन भाटिया कहते हैं कि हम री अटैक करेंगे और अपने रेजिमेंट के शहीद हुए एक एक वीर सपूतों का बदला दुश्मनों से लेंगे जिन्होंने हमारी एक एक बूंद को बहाया है। और ऑपरेशन हनीफ री अटैक के लिए लॉन्च होता है। इस अटैक में वो 81 mm और 120 mm का मोर्टार कैरी करते हैं। बॉम्ब 15 kg का बॉम्ब लेके जाते हैं वो लोग अटैक करने के लिए, क्योंकि ऊंचाई बहुत थी। तो लोगों ने दुर्गम दूसरे तरफ का रास्ता तय किया जो कि खड़ी ऊंचाई थी। लेकिन ये लोग पहले प्रयास में ये लोग असफल रहते हैं, बहुत थकाई हो जाती है, लोग नहीं चढ़ पाते हैं क्योंकि लगातार 4-5 दिन तक खाना ना खाना, बिना पानी के उतना ऊपर तक चढ़ना, और ये लोग असफल रहते हैं। पुनः ये ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं और उस ऑपरेशन में 3 अगस्त 1999 को कर्नल भाटिया पुनः ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं और कुछ पंक्ति कहते हैं और मैं उस पंक्ति को आपको बताता हूँ। कर्नल भाटिया रिमाइंड्स द सोल्जर दैट हनीफ दैट्स नीड टू बी एवेंज्ड। हम अगर ये काम पूरा किए बिना वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? What will people say if we go back without doing this task? He says gravely, वो बोलेंगे 11 राजपूताना राइफल्स अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना वापस आ गया। ये हमारी पलटन की इज्जत का सवाल है। हमें अपने साथियों की मौत का बदला लेना है। मुझे वॉलंटियर चाहिए। They will say that 11 Rajputana Rifles has returned without avenging the death of its comrades. This is a matter of our honor. We have to exact retribution for their death. I want volunteers who will go. तभी उस भीड़ में एक आवाज आती है नायब सूबेदार अभय सिंह की, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर थे। आई विल गो सर। ऐसे ऐसे वॉलंटियर इकट्ठा होते हैं और उन सभी वॉलंटियर का नाम मैं आपको बताता हूँ। हवलदार कान सिंह, हवलदार किशन कुमार, नायब सूबेदार अभय सिंह, बॉक्सर दिलबाग सिंह, अजीत, राजेश, चांदवीर, राइफलमैन दुर्गाराम। और ये टुकड़ी उन्हीं के द्वारा लीड की जाती है कैप्टन अनिरुद्ध और लेफ्टिनेंट आशीष भल्ला, जो कि इनकी 2 अलग अलग टीम थी। एक टीम का नाम अल्फा था, एक टीम का नाम चार्ली था। 9 घंटों तक ये लोग लगातार परिश्रम करते हैं और इस बार चढ़ जाते हैं उस 18,500 340 फीट की ऊंचाई पर। राजा रामचंद्र की जय वार क्राई, युद्ध घोष चिल्लाते हुए राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय कहते हुए वो युद्ध पर, उस युद्ध भूमि पर शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ते हैं और अंततः वो .5590 कैप्चर कर लिया जाता है। और उसके दौरान नायब सूबेदार अभय सिंह की बुद्धिमत्ता का मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। उस वाकया में होता क्या है कि नायब सूबेदार, क्योंकि ये लोग 6-7 लोग ही गिनकर गए थे और ऊंचाई पर इनको ये भी पता नहीं था कि कितने शत्रु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नायब सूबेदार दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं कि आधे मेरे पीछे आओ, आधे मेरे दाएं आओ, आधे मेरे बाएं आओ, आगे बढ़ो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शत्रु को आभास कराने के लिए कि हम लोग काफ़ी लोग हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, और उनकी यह चाल सफल होती है। अंततः वो 7
शत्रुओं को मार गिराते हैं और नाउ वॉर इज ओवर। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इस लड़ाई को कहीं भी किसी भी किताब में अभी तक कवर नहीं किया गया था। इस कहानी को रत्ना बिश्व रावत मैम ने कवर किया अपनी इस बुक में, और मैंने भी सोचा कि इस युद्ध को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। कर्नल भाटिया अंत में कहते हैं, वी एवेंज्ड आवर कॉमरेड्स, मैंने अपने साथियों का बदला ले लिया। दैट वाज आवर ग्रेटेस्ट रिवार्ड, जो कि हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, हमारी यूनिट के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, हमारी पलटन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये थी कहानी हमारे उस वीर सपूत की, कैप्टन हनीफुद्दीन वीर चक्र की, और इस पूरे 11 राजपूताना राइफल्स की, जो कि अपने उस एक सैनिक का उन्होंने बदला लिया, जिन्होंने उनके सैनिकों का, उनके साथियों का खून बहाया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और राजा रामचंद्र की जो उस युद्ध घोष को पुनः दोहराता हूँ, जो कि इस 11 राजपूताना राइफल्स का युद्ध घोष है। राजा रामचंद्र की जय जय।